Hi guys, good morning all of you. And myself Dr. Monu working under Home Ministry. Today we are going to discuss about the rest part of our previous video in which we have discussed about the REIT level seconds of पेपर 2015 यानी हमने रेट लेवल सेकंड के 2015 का जो पेपर है उसके 10 क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो क्या होता है? तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होता है। देखिए इसमें बिल्कुल अनुसंधान का जो है बिल्कुल अगर हम अपनी भाषा में समझेंगे तो गाइस ये रिसर्च होता है जो हम पीएचडी करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि क्रियाकलाप में सुधार के लिए, तो क्रियाकलाप जो आ रहा है तो उसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी एवं विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं एवं विद्यालय की गतिविधियों में सुधार किया जाता है। स्टीफन देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा सॉरी अपने निर्णयों एवं कार्यों को गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाना। अब हो रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान हो रहा है, हम ये क्यों करते हैं? ये जो है हमारा जो शिक्षण जो चल रहा है उसमें सुधार के लिए, उसमें बेटरनेस लाने के लिए हमें ये अनुसंधान किया जाता है। और क्रियाकलापों के द्वारा उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। 12 नंबर देखिए, 4 प्रकार से उपलब्धि परीक्षण होता है। अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट ये ज़्यादा इजीली समझ आएगा। व्याख्या देखिए, उपलब्धि जो है, उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है और किस सीमा तक है। अब हम अचीवमेंट टेस्ट है उसको इंग्लिश में भी आप थोड़ा देखिए, क्योंकि अचीवमेंट का मतलब ही हमारा कितनी उपलब्धि हुई है, कितना हमने अचीव किया है, तो उसी हिसाब से बच्चों के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। 4 प्रकार का होता है। अब ये क्या है, ईबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान या किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। अब ये आ रहा है कि ईबेल आ गया। अब ईबेल कैसे याद रहेगा, ईबेल ने बोला था। तो गाइज इसमें देखिए निपुणता का मापन करता है, कौशल में निपुणता, छात्र की कौशल में निपुणता है। तो ईबेल मतलब पहले तो अपने को ई देखना है, बेल है हमारे घर में, वो इमली की बेल है, तो इमली वाली बेल जो होती है वो हमने इमली की बेल लगाई है। इमली की बेल होती है, पेड़ होता है वो गाइस, पेड़ ही होता है इमली का शायद, है ना। तो इमली का जो पेड़ होता है तो उसमें हमने पेड़ लगा रखा है घर में। तो हमने हमारी ये कौशल है कि हमने इमली का पेड़ लगा रखा है। तो ये है, इस तरह हमारा ई बेल जो है कौशल ई बेल। तो इस तरह हमारा याद करने का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ देखिए उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 4 प्रकार से। ये कह रहा है होते तो 2 प्रकार के हैं, बट अगर देना चाहे तो कितने, 4 प्रकार से। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, परमापिकृत परीक्षण, अपरमापिकृत परीक्षण। किंतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उपलब्धि परीक्षण 4 प्रकार के माने हैं, जो कि गलत है। अब ये बता भी रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 मान रहा है। और वैसे यस, हमारे है ना स्टैंडर्ड होते हैं और एक हमारा स्टैंडर्ड नहीं होता। एक तो स्टैंडर्ड जिसमें परमापिक परीक्षण होता है, हमारा जो टेस्ट होते हैं पीएचडी के अंदर, ये साइको में भी होते हैं गाइस, साइकोलॉजी में भी टेस्ट होते हैं। तो जो उपलब्धि परीक्षण जो है परमापिकृत स्टैंडर्ड टेस्ट, इसे आपको याद रखना है, और अपरमापिकृत। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 4 माने हैं, तो हमें तो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोल रहा है तो हमें 4 ही मान के चलना पड़ेगा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति का आंसर दे रखा है। गामक देखिए गामक विकास में शक्ति व गति की क्रियाएं शामिल की जाती है। गामक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। हम पहले भी पढ़ के गए हैं। स्थूल में तो उछलना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना आदि आते हैं। सूक्ष्म में होता है लिखना, चित्र बनाना, उंगलियों अंगूठों की सहायता के लिए आदि कार्य आते हैं। गामक होता है जो हमारी मोटर मतलब गतिशील, गामक जो है गतिशील होता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। इसमें क्या होता है, शक्ति और गति तो आपको याद रखना ही है, तो यह आ जाएगा। और अभी 2 प्रकार के कौन से होते हैं, सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है। तो स्थूल तो गाइज क्या होता है, स्थिर। जैसे स्थूल जो ना सूक्ष्म जो होता है ना, वो जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, हमारी उंगलियां चित्र बनाना, ऐसे मूविंग होता है। और स्थूल जो होता है ना, स्थूल में क्या होता है, उछलना, कूदना, दौड़ना। इसमें ना स्थूल के अंदर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो स्टडी का काम नहीं, जैसे स्थूल में उछला, कूदा, दौड़ा, चला, तो ये स्टडी से नहीं है, ये हमारी शारीरिक विकास के लिए होते हैं। और दूसरा सूक्ष्म जो होता है ना, चित्र बनाना, ये हमारी मेंटल विकास के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 के अंदर क्या है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस,
और मैंने रीड के 4-5 बार रीड को क्लियर किया है और 130 से अबो तक, तो इसमें ना ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मैंने इसे देखा है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? इसमें आएगा क्रो एंड क्रो। देखिए पहले क्रो, फिर ये डेफिनेशन तो आपको याद करवानी, याद मैं साथ में करवा ही रही हूँ कि क्रो एंड क्रो देखो 20वीं शताब्दी जो है हमारे क्या है, पढ़े लिखे लोगों की है, जिसमें बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी बातें स्टार्ट हो चुकी है ना। तो क्रो एंड क्रो, और ये क्रो मतलब करो, काम करो, तो 20वीं शताब्दी के अंदर इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन फ्रांस में हुआ। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई। अमेरिका के स्टेनले हॉल को अमेरिका में बाल विकास चैनल, आप देखिए ये कब हुई अमेरिका न्यूयॉर्क में, ये कोई नहीं आएगा एग्जाम में, याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर देखना अमेरिका के स्टेनले हॉल को अमेरिका में बाल विकास आंदोलन का जनक माना जाता है। किसको? स्टेनले हॉल को। अब देखिए इसको जनक माना जाता है ना। तो 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन भी प्रारंभ किया, है ना। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? तो इसमें है गाइज बाल्यावस्था को। अब इसको शुडो मैच्योरिटी क्यों होते हैं? शुडो मतलब मिथ्य है, बालक हम कहते हैं कि बाल्यावस्था को इसलिए कहते हैं कि हम तो कहते हैं ना, बच्चे कुछ इधर उधर सामान फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कहते हैं कि बड़ा हो गया है, बट हमें वो भ्रम होता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसमें हम मिथ्या मतलब भ्रम, इस टाइप से बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, 2 से 2 का 3 6 है ना, 2 का 3 6, तो हमारा पूर्व बाल्यावस्था, और 6 का डबल करेंगे, 6 का अगर हम पहाड़ा डबल करेंगे तो उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। किलपैट्रिक ने इसे सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक काल कहा है। अब देखिए इसको ट्रिक से आप ऐसे देखेंगे कि किलपैट्रिक ऐसे है ना, वैसे इसकी बजाय आप देखिए पैट्रिक के नीचे जो है एक चिन्ह लगा है ना, तो इसी तरह हमारे द्वंद्व के नीचे भी द के नीचे भी चिन्ह लगा है। तो इस टाइप से आप है ना, इस तरह सिंबल को देख के भी आप याद रख सकते हैं। और वैसे अगर किलपैट्रिक ने इसे सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक, अब किल मतलब मारना होता है किसी को, और प्रतिद्वंद्व अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो भी उसी में एक मारकाट होती है, तो इस टाइप से भी इसको किल और द्वंद्व इस टाइप से भी याद रख सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट है ये भी भाई किलपैट्रिक वाली, किलपैट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास कहा है, और जेस मिल ने इसे छद्म परिपक्वता या मिथ्य परिपक्वता का काल था। फ्राइड ने इसे बालक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी परिभाषा आप देख लेना। किलपैट्रिक तो याद होगी, द्वंद्व है ना। कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। देखो अनोखा को याद करने का, कोल है, हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो अगर हम सबसे पहले अनजान कोई होता है तो हम क्या कहते हैं, हेलो हाय कौन हो, तो कॉल किया, अनोखा कॉल। देखो अनोखा काल कहा है कोल ब्रूस ने। अनोखा मतलब हम हेलो एक अजीब शब्द बोलते हैं सबको कि हेलो, हाँ अजनबी को भी हम हेलो बोलते हैं, तो ये अनोखा, इसे इस टाइप से ऐड करके याद कर सकते हैं। जेस रोस ने इसे छदम परिपक्वता या मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है। जेएस रोस ने, जैसे रोष मतलब रूसना होता है। छदम कोई उदम करेगा, झगड़ा करेगा, छदम करेगा, तो वो क्या है, रूस गया, इस टाइप से है ना, रोष छदम, इस टाइप से हम इसको मिथ्य परिपक्वता, रोष होगा तो छदम भी होगा, मिथ्य इस तरह की झूठी घटनाएं होगी ना, मिथ्या परिपक्वता, छदम, ये सब जेस रोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन, फ्राइड ने बालक का निर्माणकारी काल कहा है, और फ्राइड तो सिगमंड फ्राइड को तो सभी जानते हैं, और फ्राइड है तो वो बच्चों के लिए इतनी साइको के अंदर इतनी बातें कह रहा है, तो वो निर्माण के लिए, बच्चों के निर्माण विकास के लिए ही बोलता है, तो ये निर्माणकाली। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोश, बीज कोश। बीजमैन ने के अनुसार 2 प्रकार के कोश होते हैं, देही कोश एवं उत्पाद कोश। मनुष्य जीवन का प्रारंभ बीज कोश से होता है। बीज कोश के माध्यम से ही वंशानुक्रम संबंधी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। तो देखिए मानव जीवन का मूलतः घटक है केवल बीज कोश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, मानसिक विकास भी, नैतिकता का, बच्चों में नैतिकता नहीं होती भाई, तभी तो हम कह रहे हैं कि बच्चा बहुत
मान ही नहीं रहा, हमारा कहना नहीं मान रहा, क्योंकि उसमें नैतिकता नहीं है। नैतिकता बहुत ही स्टार्टिंग 2 से 3 वर्ष में क्या नैतिकता आएगी, है ना। तो वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को आदर्श काल कहा है। आदर्श, अभी इसको आदर्श काल को अब पकड़ लो कीवर्ड। और वैलेंटाइन, वैलेंटाइन क्या है भाई, वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, तो वैलेंटाइन आदर्श, हम लोग क्या है, किसी को अपने पेरेंट्स को आदर्श मान के वैलेंटाइन मनाते हैं, कोई अपने दोस्त को, तो इसी तरह से वैलेंटाइन हम आदर्श काल मानते हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसे, फिर भी याद करेंगे तो एडलर, एडलर अगर हमारा जीवन में उसका स्थान क्या है, जीवन में हम क्या है नई नई चीज़ें जोड़ते जाते हैं। जोड़ना मतलब ऐड करना, एडलर, तो जीवन के बारे में, है ना, इस टाइप से। चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग, इसका आंसर है प्रतीकों का प्रयोग। व्याख्या देखिए, चिंतन मानव की किसी समस्या विशेष के संबंध में सोचना विचारना चिंतन कहलाता है। रायबर्न ने लिखा है कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास त्रुटि के आधार पर चलती हुई अंतिम स्थिति पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। रोज ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित है। चिंतन विचार प्रतीकों की व्याख्या है जो समस्या से प्रारंभ होता है। छोड़िए इन सबको, चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग, मतलब हम सोचते हैं, हम नहीं, जैसे कोई बात हम सोचते हैं तो हम माइंड में सबसे पहले उसकी पिक्चर बनाते हैं, तभी तो वो हमारे माइंड में फिट होती है कि हम ये करेंगे ऐसा करेंगे, तो दैट इज प्रतीकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजकों के लिए किया जाता है। प्रोड, अप्रत्यक्ष पथ समस्या की अवधारणा से क्या इसका अर्थ देखिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग, यानी किसी समस्या पर अप्रत्यक्ष रूप से चिंतन करना। इस अवधारणा का उपयोग बच्चों, चिड़िया, पशुओं के लिए नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग प्रोडों के लिए ही किया जा सकता है। यानी किसी समस्या के समाधान के लिए अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग, यानी किसी समस्या का अप्रत्यक्ष रूप से चिंतन करना। यानी जैसे एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से तो चिंतन करते हैं तो हमारे डायरेक्ट कोई चीज़ हमारे सामने होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से कि हमें जो चीज़ें हमारे डायरेक्ट सामने नहीं होती, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बूढ़ों के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनमें थिंकिंग पावर, या हम कह सकते हैं उनकी सोचने की क्षमता जो है, या उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। मेन रीज़न ये है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला ये सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें आएगा हमारा सेकंड नंबर, सूझ का सिद्धांत। अचानक से हमें कोई समस्या आ गई, उसकी वकालत करने के लिए हम सूझेंगे ना, सोचेंगे समझेंगे तभी तो आएगा। तो सूझ के सिद्धांत, अब ये तो ठीक है या लिया। अब देखिए, सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया किसने भाई, प्रवर्तक हैं कोहलर, मैक्स वर्दीमरिम, कोफका। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किए। यह सिद्धांत समस्या को समग्र रूप से समझने व आकस्मिक ज्ञान द्वारा हल करने पर आधारित है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन सवाल बनते हैं। इनसाइट की थ्योरी किसने दी थी, जो है कोहलर, मैक्स वर्दीबर एंड कोफका ने, और चिंपांजी जो है सुल्तान है उस पर उन्होंने प्रयोग किया था, और आकस्मिक जो है समाधान निकालने के लिए किसी समस्या का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम 10-10 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं ताकि लंबा नहीं हो। इसी के साथ जो है हम आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं, शायद मेहनत कर रहे हैं तो उसमें किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस हिसाब से हम यही चाहते हैं कि लाइक से ही हमें लगता है कि हमें संतुष्टि मिल गई, दैट इज़ इनफ देन मनी, है ना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।